नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। जैसे कि मैं अपने पिछले कई वीडियो में कहता रहा हूँ, आज भी कहूँगा, बहुत सावधानी बरतिए। कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जिस हिसाब से अनलॉक हुआ है और लोग जिस हिसाब से घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से ये केसेस और बढ़ने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू गाइस, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हो सके तो कम ही बाहर निकलिए, जब भी बाहर निकलिए मास्क पहनिए, बार बार हाथ सैनिटाइज़ कीजिए। सवाल रहा मार्केट का हम देखें तो ओवरऑल मोमेंटम थोड़ा वीक था, बट जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, लग ये रहा है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिरने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर हम देखें, जब हम बंद हुए उसके बाद को अगर यूएस का मार्केट देखें तो वो 400 पॉइंट से भी ज़्यादा प्लस हो चुका था। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में हमें ग्लोबल क्यूज़ की तरफ से कोई बड़ा टेंशन नहीं दिखेगा और बाकी सभी चीज़ तो फेवरेबल ही है। लेकिन जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कई राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन बढ़ा रही है, लोगों की एक्टिविटी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से एक डाउन मोमेंट आ सकता है। और ऑलरेडी मुझे भी ये लग रहा है कि मार्केट में डाउन मोमेंट आने वाला है, बट लगता है एक बार लास्ट लेग की तेज़ी 11,000 के करीब ले जाएगी, उसके बाद ही मंदी आएगी। बट कॉशियस तो रहना ही है। एफआई का डेटा फेवरेबल है इन सेंस में कि उन्होंने उतना शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं किया है, उनका ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग साइड पर ही सबसे ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हम ये सोच के चल रहे हैं कि एफआई उतना नेगेटिव नहीं है, तो मार्केट थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन कॉशियसली हमें अपना कैश लेवल बढ़ाना है कि हमें नीचे अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है बाय करने के लिए। और रहा सवाल कुछ स्टॉक्स का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने पिछले 2 हफ्तों से एक ट्रेंड शुरू किया है मेरे वीडियोस में कि मैं नेगेटिव आउटलुक, जिसमें मुझे लग रहा है कि नेगेटिव आउटलुक है, वो स्टॉक्स बता रहा हूँ। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि भाई डीमार्ट और इंडिया मार्ट दोनों शेयर मुझे फॉलिंग नाइफ लग रहे हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो अगर हम देखें, डीमार्ट का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव आया, बट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जियो मार्ट की तरफ से बहुत बड़ा कंपटीशन उसको मिलने वाली है। जियो मार्ट एक ऐसी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजी के साथ उतरा है जिसका जवाब देना ऑलमोस्ट डीमार्ट के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। देखिए, अगर हम देखें तो जियो मार्ट एक्चुअल में वर्किंग कैसे करेगा। जियो मार्ट वर्किंग कैसे करने वाला है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी रिलायंस अपना रिलायंस स्मार्ट स्टोर खोलने वाली है। वहाँ से जियो मार्ट के ज़रिए वो लोगों को होम डिलीवरी देने वाली है। तो अगर बंदा फिज़िकल लेने जा रहा है तो रिलायंस स्मार्ट है, अगर डिजिटल लेने जा रहा है तो भी जियो मार्ट है। तो ये स्ट्रेटजी का जवाब देने के लिए उसको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, बट लग नहीं रहा है कि अभी तक डीमार्ट की उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। उन्होंने स्टार्ट तो किया था, लेकिन बट उस हिसाब से नहीं दिख रहा जिस हिसाब से जियो एग्रेसिवली कर रहा है। सवाल अभी रिलायंस के ऊपर भी आ रहा है। अब देखिए, रिलायंस का शेयर लाइफ टाइम हाई पर है। मुकेश अंबानी टॉप 10 बिलियनर्स, वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनर्स में भी इंक्लूड हो चुके हैं। लग ये रहा है रिलायंस का शेयर में अभी भी थोड़ा मोमेंटम बाकी है, बट मैं आप सबको हमेशा की तरह ये सावधान करना चाहता हूँ, कंपनीज़ फंडामेंटली मजबूत हो, ये उसी कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहिए, बट ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किस प्राइस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे कि अगर हम देखें तो पिछली बार जब रिलायंस ने 2007 में जब हाई बनाया था 3300 रुपये का, तो अगर हम देखें तो रिलायंस ने उसके बाद वो लेवल अचीव करने के लिए तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का समय लगा दिया। और अगर हम देखें आज की तारीख में, उस वक्त हाई प्राइस पर जिसने भी 3200 रुपये पर शेयर लिया, आज उसकी कॉस्ट पर से 750 के करीब है, डिविडेंड इंक्लूड होके भी। और अगर हम देखें आज उसको रिटर्न क्या मिल रहा है, तो 9%, 13 साल के बाद उसको सिर्फ 9% CAGR रिटर्न मिल रहा है। व्हाट इट मीन्स, कुछ भी नहीं। जबकि हमने इन्वेस्ट किया इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पर, सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी पर, उस कंपनी पर जो इंडिया की सबसे बड़ी
मार्केट कैप वाली कंपनी है, 12 लाख करोड़ के करीबन उसका मार्केट कैप हो चुका है। तो इट डजेंट मीन कि अगर हम कोई भी शेयर किसी भी प्राइस पे ले लेंगे प्रॉफिट होगा। अच्छी कंपनी का शेयर भी अगर आपने ऊंचे भाव पर लिया है तो मुनाफा, जो मैं बोलूँ कंपैरेटिव प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आपका पैसा बनता है, आपका पैसा बनता है, बट कंपैरेटिवली कंपैरिटन इंडेक्स से, कंपैरिटन उसकी दूसरी कंपनी से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, रिलायंस में अभी कोई भी बड़ी पोजीशन बनाने से रुकिए। इस प्राइस पर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। हर बड़े हाई के बाद वो गिरता भी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे बाय करने के लिए। प्लीज़ इस पे बाय मत कीजिए। दूसरी जो कंपनीज़ हैं जो मैं रेगुलरली अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, वही कंपनीज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद है BSE, मुझे पसंद है CDSL, मुझे पसंद है MCX, मुझे पसंद है IX, मुझे पसंद है बलरामपुर चीनी, मुझे PSUs में पसंद है बालमन लॉरी, कॉनकॉर, गेल। मुझे पसंद है यूटिलिटीज़ में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, मुझे पसंद है अमर राजा, मुझे पसंद है फिलिप्स कार्बन, सुदर्शन केमिकल, फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में मन्नापुरम फाइनेंस। जबकि मैं फाइनेंशियल से थोड़ा दूरी रहने की हर बार एडवाइस करता हूँ, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल मन्नापुरम फाइनेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप NBFC में जाना चाहते हैं तो HDFC बैंक में जाना चाहते हैं तो ICICI बैंक एंड कोटक बैंक। अगर आप ऑटो में जाना चाहते हैं तो MN बजाज ऑटो। अगर आप एंसिलरी में जाना चाहते हैं तो अमर राजा मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। और उसी हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं जो अवॉइडेबल स्टॉक्स हैं वहाँ पे, जैसे कि फाइनेंशियल में तो मैंने आपको बोल दिया मन्नापुरम फाइनेंस है, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है ICICI सिक्योरिटी पसंद है, HDFC AMC पसंद है, ICICI जनरल इंश्योरेंस पसंद है। तो इस हिसाब से आप इन सभी स्टॉक्स में अपना पोजीशन बना सकते हैं। आज मैं कहूँगा जो फिक्स इनकम वाले, जो फिक्स इनकम चाहते हैं, एक रेगुलर डिविडेंड इनकम चाहते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी पिछली बार रिकमेंड किया था ये 2 हफ्ते पहले कि एम्बेसी रिट्स यूजुअली वर्क करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से जो रेंटल इनकम आता है वो एज ए डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको वापस भेजते हैं। सो रेगुलर इनकम जनरेटर भी होते हैं और वैल्यूएशन भी मार्केट के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो वैसा ही एक रीट है एम्बेसी बहुत अच्छा प्राइस पर मिल रहा है अभी। इस अगले महीने रिज़ल्ट भी आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट कंपनी की बजाय आप एम्बेसी के ऊपर अपना ध्यान बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फंड फ्लो, रेगुलर इनकम आना बहुत ईजी है। उसी हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो है इंडिया ग्रिड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का प्रमोटर है उसमें, वो एक्चुअल में ट्रांसमिशन का बिज़नेस करती है। तो उसका भी एक बहुत अच्छा रेगुलर डिविडेंड इनकम है और प्राइस भी अच्छा है। सो मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हो, तो ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, आप इनमें इन्वेस्ट ज़रूर से कर सकते हैं। बाकी तो फाइनेंशियल से अभी दूर ही रहना है, क्योंकि शशिकांता दास जी का भी स्टेटमेंट आया था कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है कोरोना से, आर्थिक संकट से जूझ रही है इंडियन इकोनॉमी। सरकारें और RBI और सब लोग बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है फाइनेंशियल में इतनी जल्दी तेज़ी आएगी। खुद RBI गवर्नर कह रहे हैं कि NPA में बढ़ोतरी होने वाली है। सो हमें फाइनेंशियल से दूर ही रहना चाहिए, भले ही अभी वो फेवर में हो, बट हो सके तो दूर ही रहिए। मोमेंटम कॉल के फ़ायदे उठाते रहिए, पर स्ट्रिक्टली फॉलो SL कीजिए, हो सके तो इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक कीजिए। और फिर से कहूँगा, कोरोना से बचना है, हमें हमारे परिवार को बचाना है, सावधानी बरतिएगा। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।